दोस्तों, यह कहानी एक गरीब बच्चे की गरीबी से बगावत की, अपनी सोच के लिए घर नहीं दुनिया से लड़ा, धैर्य, अनुशासन और जुनून के साथ अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी कर डाली। हम बात कर रहे हैं हुंडई कंपनी के फाउंडर चंग जू यंग की। यह वह अद्भुत सफलता की कहानी जिसने एक गरीब छोटे से लड़के को दुनिया की शीर्ष कार कंपनी का मालिक बना दिया। लेकिन चंग का यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। चंग के बिजनेस को कभी बाढ़ ने बर्बाद कर दिया, तो कभी युद्ध ने, तो कभी आग ने। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद चंग ने उनका सामना किया और अपने संघर्षों का हिस्सा बना लिया। एक मुश्किल यात्रा से गुजरे और अपने सपने को हकीकत में बदला। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1915 में, जब एक गरीब कोरियन फैमिली में चंग जू यंग का जन्म हुआ था। उनके पिता एक गरीब किसान थे और चावल की खेती किया करते थे। उनकी मां गृहिणी थी। उनका परिवार अतिरिक्त आय के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया करता था। चंग के पिता उन्हें पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी चंग ने ग्रेजुएशन की। यूं तो चंग का सपना पढ़ लिख कर एक टीचर बनने का था, लेकिन पैसे की कमी ने उनके पैर रोक दिए। घर की स्थिति खराब होने के चलते चंग अपने पिता के साथ दिन भर खेतों में काम किया करते थे और उनकी मदद किया करते थे। इसके अलावा कभी वह जानवरों को चराने का काम करते थे, तो कभी लकड़ियां काटकर शहर बेचने जाया करते थे। लेकिन जब वो शहर को देखते थे तब उन्हें बड़ी हैरानी होती थी। साफ सुथरे लोग, खूबसूरत कपड़े, अच्छी रोड और खाने की कोई कमी नहीं। यह सब देखकर उनके मन में ख्याल आता था कि अगर वो भी शहर चले आएं तो कितनी अच्छी जिंदगी गुजारने लगेंगे। समस्या यह थी कि चंग अभी सिर्फ 16 साल के थे और उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि चंग गांव छोड़कर किसी शहर में अकेले जाए। लेकिन इस दौरान चंग के हाथों में न्यूज़पेपर लगा, जिसमें खबर छपी हुई थी कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। और उन्हें पता था कि उनके माता पिता उन्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए वह बिना किसी को बताए 1932 में घर से भागकर नोन शहर पहुंच गए, जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में मजदूरी के लिए रख लिया गया। यहाँ काम करना मुश्किल था और मिलने वाले पैसे कम। लेकिन चंग इसके बावजूद यह महसूस कर रहे थे कि वे अपने दम पर कुछ कर रहे हैं। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही, क्योंकि घर छोड़ने के बाद उनके माता पिता चंग की लगातार तलाश में लगे हुए थे। आखिरकार 2 महीने बाद चंग उन्हें मिल ही गए। पिता ने उन्हें समझाया और जैसे तैसे अपने साथ घर वापस लेके आए। चंग ने वापस गांव लौटकर पुराने कामों में लग जाने का फैसला तो किया, पर उनका दिल सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि शहर के कंस्ट्रक्शन साइट में ही बसा रहा। चंग का परिवार तो खुश था, लेकिन चंग की रुचि अब उसे उस शहरी दुनिया की ओर खींच रही थी। चंग का दिल फिर से शहर में वापस जाकर वही काम करने के लिए बेताब था। इसी के चलते हुए 2 बार घर छोड़कर भागे, लेकिन फिर से कुछ दिनों तक शहर में काम करने के बाद उनके पिता ने उन्हें ढूंढ लिया। हालांकि 2 साल तक परिवार से लुक्का छुपी का खेल खेलने के बाद आखिरकार 18 वर्ष की आयु में फिर से चंग ने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर घर छोड़कर सियोल चले गए, जो फिलहाल साउथ कोरिया की राजधानी है। यहाँ पहले तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी काम किया, फिर कुछ समय बाद उन्हें फैक्ट्री में जॉब मिल गई, जहां चंग असिस्टेंट का काम करने लगे। इस तरह यहाँ पर काम करते करते कुछ ही दिनों में उन्हें एक चावल की दुकान में अच्छी सैलरी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई और यहाँ से उनकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हुआ। चंग अपनी पूरी लगन, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिसे देखकर स्टोर के मालिक उनसे खूब प्रभावित हुए और फिर 6 महीने बाद उन्हें डिलीवरी बॉय से दुकान का मैनेजर बना दिया। 1937 का साल था और दुकान का मालिक बीमार पड़ गया। अब उस आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह आगे दुकान को संभाल सके। ऐसे में उसने इस राइस स्टोर को चंग के हाथों में सौंप दिया। इस तरह चंग सिर्फ 22 साल की उम्र में अपनी मेहनत के दम पर राइस के स्टोर एम्प्लॉय से उसके मालिक बन गए और फिर उन्होंने इस स्टोर का नाम बदलकर क्योंगिल राइस स्टोर रख दिया। हम यह कह सकते हैं कि यह उनकी मेहनत और लगन ही थी जो उन्हें यह इनाम के स्वरूप में प्राप्त हुआ। चंग ने चावल की गुणवत्ता पे काम किया और कीमत भी कम रखी, साथ ही साथ डिलीवरी भी सही समय पर देने का कार्य किया। इस वजह से कस्टमर का भरोसा उन पर बहुत अधिक हो गया।
लेकिन जब उनका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें सब छोड़कर घर लौटने पर मजबूर कर दिया। यह चंग की बदकिस्मती ही थी कि उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके सैनिकों को सही आहार उपलब्ध रखना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जापानी सरकार चाहती थी कि उनके सैनिकों को युद्ध के दौरान समय समय पर जरूरत के मुताबिक चावल मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने सारी चावल की दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें चंग की दुकान भी शामिल थी। इसके बाद चंग 1 साल तक अपने गांव में रहे, लेकिन चंग ने उम्मीद नहीं छोड़ी और एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर 1940 में 3000 ओन का लोन लेकर ऑटो सर्विस नाम का गैराज खोला। लेकिन बदकिस्मती से अभी 1 ही महीना गुजरा था कि उसमें भयंकर आग लग गई और यह बिजनेस भी बर्बाद हो गया। अब चंग के सामने बड़ी समस्या थी कि लोन चुकाना है और कस्टमर की जली हुई गाड़ियों का मुआवजा भी देना है। लेकिन चंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कस्टमरों की जली हुई गाड़ियों की भरपाई करने के लिए 3500 का लोन लिया और पहले से भी बड़ा गैराज खोला। चंग ने 3 साल कड़ी मेहनत करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, जिस वजह से उन्होंने अपने लोन का भुगतान भी कर दिया और बिजनेस को भी बढ़ाया और अपने माँ बाप को भी शहर ले गए। इस समय तक कारोबार खूब अच्छा चल रहा था और एम्प्लॉय की संख्या 1 से शुरू होकर 80 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक समस्या आन खड़ी हुई। जापान वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वार रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने के लिए एक बार फिर से जापान ने सारे गैराज को अपने अंदर ले लिया और लोकल स्टील मैन्युफैक्चर से मर्ज कर दिया। और अब दूसरी बार चंग की सालों की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस उनसे एक ही झटके में छीन लिया गया। चंग वहीं आकर खड़े हो गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक तरफ तो गैराज छीन जाने का दुख, दूसरी तरफ सियोल में युद्ध के चलते बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए वह अपनी फैमिली के साथ गांव वापस चले आए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि चंग ने 50,000 ओन की बचत कर रखी थी। इससे उनमें एक नई ऊर्जा और हिम्मत का आभास हुआ कि वे वापस अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। सिर्फ युद्ध खत्म होने का इंतजार था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। इसी साल चंग ने सियोल में वापसी की और एक बार फिर से अपना गैराज स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया हुंडई मोटर सर्विस। साउथ कोरिया में यूएस का प्रभाव गहरा था। चंग ने देखा अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में इमारतें बना रहा है। चूंकि चंग ने बचपन में कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ था, इसलिए उनकी रुचि इस काम में बढ़ने लगी और यही सही समय था। चंग ने इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए 1947 में हुंडई सिविल वर्क की स्थापना की और कंस्ट्रक्शन की लाइन में कूद गए। शुरुआत में चंग को छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले, बाद में धीरे धीरे चंग को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। चंग का यह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। 1950 का साल था। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला बोल दिया। कोरिया में युद्ध शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया सियोल को अपने कब्जे में लेने के लिए लगातार आगे बढ़ रही थी। सियोल में अब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग जान बचाने के लिए शहर छोड़ रहे थे। अब चंग के पास शहर छोड़ने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। चंग ने अपना सारा कारोबार छोड़कर और उन्होंने जो सेविंग की थी बस उसे लेकर बुसान शहर चले आए। लेकिन ये चंग थे जो हार मानने वालों में से नहीं थे। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी चंग ने मौका तलाश लिया। उन्होंने देखा अमेरिका फोर्सेस युद्ध में नॉर्थ कोरिया से लड़ने में साउथ कोरिया का भरपूर साथ दे रहा है और उस वक्त अमेरिका को अपनी आर्मी फोर्सेस के लिए टेंट वेयर हाउस वगैरह की जरूरत थी। बस क्या था, चंग ने छोटा सा ग्रुप तैयार किया और अमेरिकन से संपर्क साधा और प्रोजेक्ट्स लेने लगे। चंग का विजन काम के प्रति बिल्कुल साफ था। वो किसी भी प्रोजेक्ट को अधूरा नहीं छोड़ते थे, भले ही उस प्रोजेक्ट में उनको नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। युद्ध के कारण उनको नुकसान भी हुआ, लेकिन चंग उन प्रोजेक्ट को पूरा करके देते थे। यही कारण था कि अमेरिकन्स उन पर भरोसा जताने लगे। अमेरिकन से चंग के संबंध काफी मजबूत हो गए। 1952 में युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद में भी चंग को अमेरिकन से प्रोजेक्ट मिलते रहे। चंग ने काफी मजबूती से इस बिजनेस में अपने कदम जमा लिए थे। युद्ध के बाद कोरिया में बहुत तबाही और नुकसान हुआ था, इसलिए कोरियन गवर्नमेंट इसे दोबारा रीबिल्ड करना चाहती थी।
यहाँ पर हुंडई को गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, जिनमें से कई सारे एक्सप्रेसवे, कोरियन न्यूक्लियर प्लांट और डैम जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। हम यह कह सकते हैं कि कोरिया के डेवलपमेंट में हुंडई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1960 में कोरियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम लागू किया जिसने हुंडई को मैन्युफैक्चर कंपनी बनने में मदद की। इस नियम में गवर्नमेंट ने वहां की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए यह नियम बनाया था कि कोई भी फॉरेन ऑटोमेटिव कंपनी तभी साउथ कोरिया में बिजनेस कर सकती है जब वो किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप करे। इस रूल ने चंग के लिए नया रास्ता खोल दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए चंग ने 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। इसके एक साल बाद यानी 1968 में हुंडई ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट है। अब फोर्ड कोर्टिना के जैसे ही हुंडई कोर्टिना को लॉन्च किया गया, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि फोर्ड कोर्टिना तो ब्रिटेन की अच्छी सड़कों के हिसाब से तैयार किया गया था, जबकि हुंडई कोर्टिना अभी अभी युद्ध से उभरे साउथ कोरिया की खराब और टूटी फूटी सड़कों पे चलना था। यह कार इन खराब सड़कों को झेल पाने में नाकाम रही और फेल हो गई, और यहाँ तक कि लोग रिफंड की डिमांड भी करने लगे। लेकिन इससे पहले कि चंग इन सभी समस्याओं से निपट पाते, बाकी रही सही कसर 1969 में आई एक भयानक बाढ़ ने पूरी कर दी, जिसमें पूरा असेंबली प्लांट ही डूब गया। चंग को लोगों से सलाह मिलने लगी कि तुम्हें यह प्लांट बंद कर देना चाहिए, लेकिन चंग ने हारना तो सीखा ही नहीं था। असेंबली लाइन को फिर से ठीक किया गया और कार का प्रोडक्शन शुरू किया गया। प्रॉब्लम्स पर काम करके दोबारा से हुंडई मार्केट में उतारी गई, जो इस बार सक्सेसफुल हुई। और कुछ सालों बाद जब साउथ कोरिया की सड़कें अच्छी होने लगी तो कोर्टिना का सेल्स फिगर तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन 1974 में फोर्ड मोटर से कुछ मतभेद की वजह से चंग ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस समय तक हुंडई के पास मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसके लिए वह अब भी फोर्ड पर ही निर्भर थे। जब इस कॉन्ट्रैक्ट का समापन हुआ तो चंग ने नए पार्टनर को खोजना शुरू किया जो उनके साथ मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी को साझा कर सके। आखिरकार मित्सुबिशी ने अपनी कार मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी को हुंडई के साथ साझा करने के एग्रीमेंट को स्वीकार किया। इसके बाद से हुंडई अपना पूरा फोकस खुद की कार डेवलप करने में लग गया। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एक ऐसी कार बने जो पूरी तरह से मेड इन कोरिया हो और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट भी कोरियन ही हो। ऐसे में हुंडई गवर्नमेंट की बातों को ध्यान में रखकर एक नया प्लांट बनाया गया और बड़ी मेहनत और लगन के साथ सफलतापूर्वक कार का निर्माण किया गया, जो पूरी तरह से मेड इन कोरिया थी। और फाइनली 1975 में हुंडई ने अपनी पहली सेल्फ मेड कार को लॉन्च किया, जिसका नाम पोनी रखा गया, जो कोरिया की जरूरत के हिसाब से बनी और इसको सिर्फ 59,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया। तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। यह पोर्टेबल होने के साथ अच्छी परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिजाइन वाली कार थी। यह कार सफल साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद चंग तो कुछ बड़ा ही सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कार को साउथ कोरिया से निकालकर फॉरेन मार्केट में लॉन्च कर दिया। 1982 में हुंडई ने ब्रिटिश मार्केट में प्रवेश किया और आगे बढ़ते हुए 1984 में कनाडा मार्केट में भी अपनी गाड़ियों को लॉन्च किया। इसकी अफोर्डेबिलिटी के कारण यह कारें बहुत प्रसिद्ध हुई और कंपनी ने वहां मजबूत प्रतिष्ठा बनाई। हालांकि हुंडई ने अब तक कई देशों में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन अमेरिका जैसे मेजर मार्केट में कदम रखना उसके लिए अभी तक संभव नहीं था। दरअसल हुंडई की कुछ कारें अमेरिका मार्केट में एमिशन नॉर्म्स के अनुसार फिट नहीं हो रही थी, जिसके कारण कंपनी ने अमेरिकी मार्केट में प्रवेश करने के लिए एमिशन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर कदम उठाया। और चूंकि यूएस में सेकेंड हैंड कार का बड़ा बाजार है, तो हुंडई ने इसे निशाना बनाया और 1986 में सेकेंड हैंड कार की प्राइस में हुंडई एक्सेल को 5 साल की वारंटी के साथ अमेरिकी मार्केट में लॉन्च कर दिया। हुंडई द्वारा उठाया गया यह कदम बिल्कुल सही साबित हुआ और अपनी योजना के मुताबिक हुंडई कस्टमरों को लुभाने में कामयाब रही और अपने पहले ही साल में इसकी जबरदस्त सेल हुई, जिसके चलते 2 साल में एक्सेल अमेरिका की टॉप सेलिंग कार रही और हुंडई कंपनी को ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी के रूप में पहचान दिलाने में कामयाब रही। हुंडई आज देश की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है
हुंडई ने आज घर घर में अपनी पहचान बना ली है। भले ही चंग को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज चंग दुनिया की कार इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं।